हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ क्लासेस में। आज हम आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा लेके आए हैं, जिसमें आपको वेक्टर के बारे में पढ़ना है कि वेक्टर है क्या। और ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने 10वां चैप्टर नहीं किया तो आप 11वां चैप्टर यानी त्रिविमीय जो है आप 3D नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको वेक्टर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप वेक्टर करते हो तो आप 3D को अच्छे से कर पाओगे। अगर आपने वेक्टर नहीं किया तो आप 3D अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसको समझते हैं कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटीज को, भौतिक राशियों को, जो आप 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ चुके हो। तो आज फिर से पढ़ते हैं इसे दोबारा से, और ये मैथ्स से रिलेटेड है, इसीलिए आपको ये साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम भौतिक राशियां कहते हैं, कि आप जानते हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहले से आप 11th में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा दूं इसको आपको। एक तो होती है अदिश यानी स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर यानी कि सदिश। ठीक है। अच्छा, स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या होता है दोनों में, ये आपको अच्छे से पता है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, यानी मैग्नीट्यूड को कहते हैं हम हिंदी में परिमाण, जिनमें सिर्फ परिमाण होता है उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन साथ में इसमें आपकी डायरेक्शन भी आती है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होती है। तो देखिए क्या अंतर है, क्या मतलब है इस बात का। इस बात का मतलब ये है, मैं आपसे लंबाई की बात करता हूं, क्या ऐसा कहा जाता है कि तुम 3 मीटर उत्तर की ओर लंबे हो या 4 मीटर पूरब की ओर लंबे हो? अगर तुमसे तुम्हारी हाइट पूछी जाएगी, लेंथ पूछी जाएगी किसी भी चीज की, तो इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता। साथ में ही समय है आपका। आपसे ये नहीं कह सकते कि यहाँ इस किसी कमरे में या किसी घर में पूरब की तरफ में तो इतना टाइम हो रहा है, 4:05 हो रही है, और पश्चिम की तरफ में ये 6:07 हो रही है। ऐसा नहीं कह सकते, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस है, हम आपसे कहते हैं कि आपने 4 किलोमीटर दूरी तय की, या आप कहते हो कि मैं 4 किलोमीटर रनिंग करके आया हूं, 3 किलोमीटर दौड़ के आया हूं आज, तो इसमें भी आपकी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। साथ में आपकी स्पीड है, आपने गाड़ी चलाई, 40 की स्पीड से चलाई, 50 की स्पीड से चलाई, इसमें कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है। ये भी आपकी एक चाल, स्पीड जो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, जिसको मैं कह रहा हूं 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, या आपका 4 घंटे, या आपका डिस्टेंस तो मैंने बताई दी, स्पीड आपकी जैसे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इस तरीके से जब भी बात की जाती है तो एरिया जो है, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, एरिया होता है आपका क्षेत्रफल। तो देखिए, तो एरिया है, एरिया जैसे हमने नापना है, कोई भी क्षेत्रफल हमें नापना है, तो वो सब की सब स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। इनमें आपका सिर्फ परिमाण होता है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें आपकी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। अब आप बोलेंगे डायरेक्शन का क्या मतलब है? डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसा कि मैं आपसे समझाता हूं डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, कैसे डिस्प्लेसमेंट में? देखिए, अगर मैं कहता हूं आपसे कि आप जो है 4 किलोमीटर ईस्ट की ओर गए, अब ये समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैंने पहले कहा कि आप 4 किलोमीटर ईस्ट की ओर गए, फिर 3 किलोमीटर आप गए साउथ की ओर। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर वापस से आप पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गए, यानी कि वेस्ट की ओर 4 किलोमीटर गए, फिर आपने वापस से उसी पॉइंट जहां से स्टार्ट किया था 3 किलोमीटर चल के आप उसी जगह पहुंच गए। तो यहां पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आपने डिस्टेंस कितनी तय कर ली? 4, 3, 4, 4, 3। वापस आप उसी जगह पे लौट के आए, तो आपने 4 और 3 7 और 4 11 और 3 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। इसे कहेंगे डिस्टेंस कवर कर ली। और वहीं मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट रहा 0। क्यों रहा 0? जिस पॉइंट से चलना शुरू किया था वापस उसी पॉइंट पर हम लौट कर आ गए, तो उसे विस्थापन आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। तो हम क्या कहते हैं कि डायरेक्शन इस पर निर्भर करती है। अगर आप ईस्ट की ओर जाने की बात कर रहे हो, आप इसे प्लस में ले रहे हो, तो अगर आप वापस से पश्चिम की ओर जाओगे तो आपको वो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तभी तो हमारा ये हुआ कि हम गए, वापस लौट के इसी स्थान पर आ गए, तो ये 0 हो गया। याद रखना, डिस्टेंस जो होती है ये कभी भी शून्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपको मिलेगी किलोमीटर या मीटर में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका शून्य भी हो सकता है। ठीक है,
मतलब आप समझे नहीं मेरी, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं उसको, दोबारा समझते हैं इस बात को। यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी कदम बढ़ा दिए आगे, मैं कुछ भी चल लिया, तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद भी जीरो हो सकता है। भाई डिस्टेंस जैसे जीरो तभी होगी जब आप चलोगे ही नहीं, तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। लेकिन आप जैसे चल गए, कुछ भी कदम आपने बढ़ा दिए, आप कुछ भी किलोमीटर आपने ट्रेवल कर लिया, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि आपने विस्थापन लगाया कि आप कहां से चले और कहां पर लौट के आए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्ट दूरी होती है। जैसे कि आप मान लीजिए ऐसे करके गए और आप यहां पहुंच गए, और आपने कहा कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो आप इस पूरी डिस्टेंस को नापोगे। लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट की बात की, तो आप सीधा इसको नापोगे। डायरेक्ट जो दूरी होती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल जो टर्मिनल पॉइंट होता है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये डायरेक्शन पर निर्भर करती है। डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करती तो ये कभी नेगेटिव होने के बाद में जीरो नहीं होती। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ही गया, ऐसे ही आया, तो मेरी डिस्टेंस तो हो गई, जाना मान लीजिए 2 किलोमीटर, आना 2 किलोमीटर, इसी तरीके से जाता मैं, तो डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं जाने और आने में, तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि मैं गया पॉजिटिव, आया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। वेलोसिटी की बात करें, अगर मैं मान लीजिए स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, दोनों की दोनों दूर, ये चाल और वेग है, दोनों की जो आपकी यूनिट होती है वो किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन फिर भी इसको हम वेक्टर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। क्या अंतर है दोनों में? वेक्टर में क्या बताया मैंने, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। जैसे कि मैं अगर कहता हूं कि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो ये मेरी मानी जाएगी केवल स्पीड। लेकिन मैं कहता हूं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वृंदावन की ओर गया, मथुरा की ओर गया, दिल्ली की ओर गया, तो वो मेरा माना जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि मैं किसी निश्चित डायरेक्शन में जा रहा हूं। जब डायरेक्शन आपकी फिक्स होती है, कहीं ना कहीं हमें जाना है, किसी डायरेक्शन में जाना है, तो वो क्वांटिटीज आपकी वेक्टर कहलाती है, उसे वेग है। अब फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या है? मान लीजिए आपकी कोई धातु जो है, या कोई भी आपका ये वेट रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए 10 kg ये रखा हुआ है। अब मैं आपसे कहूं कि इसको आपको खिसकाना है। खिसकाने का मतलब, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं आपको ताकि समझ में आए। इसको आपको खिसकाना है, तो मैंने खिसकाने के लिए इधर खिसकाया, इधर खिसकाया, या फिर खिसकाने वाला भी हो सकता है मैं उठा के उसे कहीं और ले जाऊं, ये भी तो हो सकता है। तो अगर मैं केवल आपसे कहता हूं कि इसे खिसकाइए और मैं बताऊं नहीं कि आपको कहां खिसकाना है, तो क्या आप लगा पाएंगे सही से फोर्स? आप फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे, आप बल लगा ही नहीं पाएंगे। भाई फोर्स लगा के ही तो खिसकाओगे आप इसे, ऐसा तो है नहीं आप जादूगर हो, चुटकी बजाओ और ये उठ के और कहीं भी चला जाए। फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स सही डायरेक्शन में नहीं लगाओगे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपसे खिसकाना है, आप इसे पुल कर रहे हो। मैंने कहा कि किधर खिसकाना है, उत्तर की ओर, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में खिसकाना है, तो आप नॉर्थ में खिसकाओगे। तो फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होती है। अगर डायरेक्शन नहीं होगी सही, तो फोर्स आप गलत डायरेक्शन में लगा दोगे और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मान ली जगह खाली करनी थी, ये पहुंचा दिया आपने, यहां पर पहुंचाना था यहां पर, और आपने जगह और ज्यादा घेर दी, बिगाड़ दी जो जगह सही रहनी चाहिए थी। तो क्या करते हैं हम, फोर्स जो होता है ये भी क्या होता है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चलती है। भाई फोर्स तो आप लगाओगे, 10 kg को हटाने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना है, लेकिन साथ में आपको ये भी बताना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। इसको पुल करना है या पुश करना है, इसको इधर खिसकाना है नॉर्थ में या साउथ में खिसकाना है, ईस्ट में खिसकाना है या वेस्ट में खिसकाना है। तो इसमें भी डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी आपका एक्सेलरेशन है, त्वरण जो कहते हैं हम, कि आपने देखा होगा इस एक्सेलरेशन को हम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से यूज करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जहां हो जाए साइन यूज, समझ लीजिए वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपसे डायरेक्शन की बात कर रहा है। वो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो दूसरी में उसके नेगेटिव होगा। ये क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि जो आपका वेलोसिटी होते हैं, इसमें जो पर सेकंड चेंजमेंट होता है, जो चेंज होता है बार बार, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि स्केलर और वेक्टर होता क्या है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि 4 kg, 4 किलोमीटर या कुछ और भी। लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं वेक्टर। क्लियर? और आप पढ़ने वाले हो वेक्टर, स्केलर भी पढ़ेंगे आप इसी चैप्टर के अंदर, उसके बाद वाले में भी पढ़ेंगे, पर आपने मेनली पहले वेक्टर की बात करनी है। वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट पढ़ोगे आप, वेक्टर के ही वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ोगे आप, तो पहले आप इसको नोट करिए पॉज करके, क्या चीजें होती हैं ये,
फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा ये पोर्शन था, अब चलेंगे मैथमेटिक्स के पूरे पोर्शन पर ये समझना जरूरी था वेक्टर होता क्या है। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट करिए इसे। चलिए पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में, जो आपको 12th क्लास में पढ़ना है अपनी मैथमेटिक्स के रूप में। क्या पढ़ना है, देखिए वेक्टर क्या है, ये मैंने डेफिनेशन ली है इसकी, एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि वह राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं उसे वेक्टर कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं वेक्टर। अब देखिए वेक्टर को हमें यहाँ पे किस रूप में पढ़ना है, एक लाइन के रूप में पढ़ना है, ए लाइन विद अ डायरेक्शन। जैसे कि मैं कह दूं ये एक लाइन है, डायरेक्शन है इसमें, ये एक लाइन है, डायरेक्शन है इसमें, ये लाइन है इसमें डायरेक्शन है, ये भी एक लाइन है जिसमें डायरेक्शन है। तो अ लाइन विद डायरेक्शन, जिसको मैं डायरेक्शन के रूप में एक लाइन को पढ़ूंगा, इसी चीज को मुझे क्या करना है वेक्टर के अंदर और अपनी 12th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ना है। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ ए वेक्टर की। मान लीजिए ये कोई लाइन है जिसमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट इसका ये है। ठीक है, देखिए जहां से ये स्टार्ट होता है इसे कहते हैं हम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और जहां पे ये एंड होती है उसे कहते हैं हम टर्मिनल पॉइंट, यानी कि ये होता है आपका प्रारंभिक बिंदु और ये होता है आपका अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। क्लियर? तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बात कर रहा है, जहां पे ये इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इसे कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। इसका यूज होगा अभी, ये आपको समझना जरूरी है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इसी के आधार पर हम समझेंगे। मान लीजिए ये इसका प्रारंभिक बिंदु जो है इसको हमने O कहा है और ये हमने कहा है P, और आपसे पूछे व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश क्या है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, आप इसे लिखोगे OP का वेक्टर। क्या लिखेंगे आप इसे, OP का वेक्टर। मान लीजिए ये O है, ये P है, डायरेक्शन की इसकी इधर ही है, तो भी ये क्या लिखा जाएगा, OP वेक्टर। आप लोग को क्या करना है, OP लिख के इसके ऊपर एक एरो का साइन लगाना है। कोई वेक्टर अगर मान लीजिए इस प्रकार लिखा हुआ है ऐसे करके, ये O है, ये P है, तो आप इसको OP ऐसे मत कर देना, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। वेक्टर लगाने का तरीका ही ये है कि आपको डायरेक्शन उधर ही रखनी है हमेशा। वेक्टर लगाने के लिए OP ऐसे चले आप, तो क्या लिखोगे आप इसे, OP वेक्टर, या इसे PO करके उल्टा मत लगा देना। इनिशियल पॉइंट से हमेशा टर्मिनल पॉइंट की ओर जाते हैं OP, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। और वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही बनेगी, इसके फिगर के ऊपर जो आपके अक्षर लिखे जाएंगे। पोजीशन ऑफ वेक्टर आप ए वेक्टर के थ्रू भी दिखा सकते हो इस तरीके से। मान लीजिए इस वेक्टर को पूरे को हमने ए का नाम दिया था, तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होगा। OP वेक्टर भी ले सकते हो आपने अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट बताए हुए तो। क्लियर? इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर यानी शून्य सदिश, इसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नल वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर। नल वेक्टर भी इसका दूसरा नाम होता है शून्य सदिश जीरो वेक्टर का। जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पर हो, जैसे कि यहां से हमने शुरू किया और यहीं पर खत्म कर दिया। इस पॉइंट का इनिशियल पॉइंट भी ये है, टर्मिनल पॉइंट भी ये है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु भी ये है, अंतिम बिंदु भी ये है। यहीं से चले यहीं पर आ गए, तो इस वाले पॉइंट को ही कहते हैं हम अपना शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपकी दो चीजें हो गई, पोजीशन वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट हो। 1 यूनिट बोले तो आपका वो 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है। यूनिट 1 होनी चाहिए, तो साथ में क्या कहते हैं हम उसे, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की कोई डिस्टेंस थी, ये आपकी 1 किलोमीटर थी। ठीक है, तो मैं इसको कहूंगा ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट है। क्या है, 1 यूनिट है। अगर मैं इसी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं, कितने, टोटल मिला के 1000 टुकड़ों में तोड़ दूं, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या मानी जाएगी, 1 मीटर मानी जाएगी। अब अगर मैं इसको बात करता हूं, ये क्या है, ये 1000 मीटर ही तो हो गया। तो अब अगर मैं 1000 मीटर की बात करूं तो 1000 मीटर मेरा यूनिट वेक्टर नहीं है।
1 किलोमीटर था तब तक ये यूनिट वेक्टर था, भले ये ओपी को मैं कह दूंगा कि ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन अब मैं जब मैं इसे मीटर के रूप में लिखूंगा तो कह दूंगा कि नहीं है, ओपी जो है यूनिट वेक्टर नहीं है। यहां पर यूनिट वेक्टर क्या माना जाएगा, केवल यहां से लेके यहां तक की मान लीजिए दूरी पी डैश है, तो ओपी डैश यहां पर यूनिट वेक्टर माना जाएगा फॉर यूनिट मीटर। इस बात को समझिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर की क्वांटिटी जो है कुछ भी हो, वो यूनिट के साथ में जब उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1 आना चाहिए। जैसे कि 1 किलोमीटर आपका था, एक यूनिट था किलोमीटर के रूप में, तो ये आपका एक यूनिट वेक्टर था, यानी एकक सदिश या एकांक सदिश कहते हैं इसे हम। इसके साथ साथ अगर मैंने इसको 1000 मीटर लिख दिया तो ये इकाई सदिश या एकांक सदिश नहीं रहेगा, यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा। इसमें फिर जब मैं मीटर की बात करूंगा तब वो यूनिट वेक्टर बनेगा। और यूनिट वेक्टर को शो कैसे करते हैं, कोई भी वेक्टर मान लीजिए ए आपका यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर शो जब होगा जब इसके ऊपर ये कैप लगा दोगे आप। यूनिट वेक्टर को शो करने का तरीका होता है ए कैप। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसको कहते हैं हम ए कैप। ये है आपका यूनिट वेक्टर, इसका फॉर्मूला भी होता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी केवल अभी वेक्टरों को समझ लो। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप, यानी कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 1 हो जाए उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यहां पर इस वेक्टर का ए वेक्टर कोई ऐसा होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जैसे 1 किलोमीटर था, 1 मीटर था, तो इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर यानी एकक सदिश। यूज कैसे करेंगे अभी आएंगे सवालों में बताएंगे। अब आती है आपकी को इनिशियल वेक्टर, जिसे कहते हैं हम सह आदिम या सह प्रारंभिक सदिश, यानी कि को इनिशियल वेक्टर। जैसा कि आपको नाम पता चल रहा है, सह प्रारंभिक यानी को इनिशियल, यानी जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, यानी कि 2 और मोर वेक्टर्स, यानी कि 2 और उससे अधिक वेक्टर ऐसे हो जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, एक ही पॉइंट हो। जैसे कि मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, ये और ये 2 वेक्टर हैं जो ओपी और ओक्यू इस तरीके से डिनोट हो रहे हैं आपके, ओपी और ओक्यू। तो यहाँ पे ओपी जो वेक्टर है और ओक्यू जो वेक्टर है, दोनों की दोनों वेक्टर कैसे माने जाएंगे आपके, को इनिशियल माने जाएंगे, क्योंकि इनका जो प्रारंभिक बिंदु है यानी जो इनका इनिशियल पॉइंट है वो सेम है दोनों के लिए, तो इन दोनों को को इनिशियल कहेंगे। मान लीजिए कोई तीसरा वेक्टर भी घुस गया इसमें आर के रूप में, तो ओ आर वेक्टर जो है ये भी इनके साथ में को इनिशियल माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनका इनिशियल पॉइंट एक ही है। ओके, इन्हें कहते हैं हम को इनिशियल सह आदिम या सह प्रारंभिक सदिश। इसके बाद आपके आते हैं कोलिनियर वेक्टर। देखिए कोलिनियर जो वेक्टर होते हैं, इन कोलिनियर को हम एक और नाम से जानते हैं पैरेलल वेक्टर। हालांकि ये मैथमेटिक्स में वैसे पैरेलल की बात और इसकी बात अलग अलग होती है, पैरेलल अलग चीज होती है, कोलिनियर अलग चीज होती है, होती दोनों सेम ही है। पर जब कोलिनियर की बात करेगा, समरेख की बात करेगा, तो यानी कि वो समांतर की बात भी साथ में कर रहा है, समांतर सदिश। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपके, कि कोलिनियर कहे या पैरेलल कहे, समरेख कहे या समांतर कहे, बात एक ही है। ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, डायरेक्शन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैरेलल होने चाहिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर या समरेख या समांतर सदिश कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आपका ये वेक्टर है और एक आपका ये वेक्टर है, या फिर आपका यही वेक्टर है। अब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहे कितना भी हो, डायरेक्शन चाहे कोई भी हो, बस एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए और किसी भी पॉइंट पर होने चाहिए। मान लीजिए एक वेक्टर यहां पर है, एक वेक्टर यहां पर है, दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो डेफिनेटली ये क्या कहलाएंगे आपके, ये वेक्टर आपके कोलिनियर वेक्टर यानी कि समांतर सदिश या समरेख सदिश कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, से पैरेलल भी कहते हैं, डायरेक्शन कोई भी हो या फिर मैग्नीट्यूड कोई भी हो, बस पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, पैरेलल होंगे तो वो आपके कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। अब बात आती है इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं, नाम से पता चल रहा है समान यानी इक्वल, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, उन्हें कहते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे कि ये आ गया और ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे वेक्टरों को कहते हैं हम ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, यानी कि इक्वल वेक्टर कहते हैं ऐसे वेक्टरों को। क्लियर, आई होप आपके समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया आपको, इनिशियल टर्मिनल पॉइंट, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर और इक्वल वेक्टर। अब एक दो और रह गए, उनको बताते हैं, पहले पॉज करके इसे नोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके ये दोनों को बता के फिर हम आपके एग्जांपल कराते हैं एक्सरसाइज की, ठीक है। देखिए इसने कहा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इन ऋण सदिश क्या होता है। देखिए ऐसे वेक्टर्स
जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन अलग होती है। जैसे कि ये कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए जो है कुछ भी होगा, और एक और अलग वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। क्या हुआ, अपोजिट हो गई। मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो इस ऐसे वेक्टरों को जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, यानी कि दिशा उनकी उल्टी हो जाए, विपरीत हो जाए, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या ऋण सदिश कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आते हैं लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर का मतलब है समदिश सदिश। जिन वेक्टर्स का हमें मैग्नीट्यूड से कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब है कि डायरेक्शन सेम हो, तो उन्हें कहते हैं लाइक वेक्टर। और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है उन्हें कहते हैं अनलाइक वेक्टर। बात समझ में आ रही है? समदिश सदिश यानी लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर आपके समदिश होते हैं जिनकी मतलब डायरेक्शन सेम हो, चाहे वो ऐसे करके हो, डायरेक्शन सेम होगी तो उन्हें लाइक वेक्टर कहेंगे, और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी एक दूसरे के, उन्हें अनलाइक वेक्टर कहेंगे। ठीक है, चलिए आपको मैंने ये इसका बेसिक जो है समझा दिया है वेक्टर का। अब आपके एग्जांपल लेते हैं, उसके लिए पॉज करके नोट करिए, फिर एग्जांपल कराते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एग्जांपल नंबर 1 ये कह रहा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ये कह रहा है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होती है, देखिए जब आपका ये कंडीशन इस प्रकार बनी हुई है तो इसमें ये कहते हैं ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, उसने कहा कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि आपसे कह रहा है वो दक्षिण के पश्चिम में, दक्षिण से पश्चिम में आपको क्या करना है, 30 डिग्री जाना है। तो देखिए साउथ आपका ये रहा, साउथ टू वेस्ट कह रहा है वो, तो दक्षिण से पश्चिम की ओर जाना है, साउथ से वेस्ट की ओर जाना है। कितना, 30 डिग्री। मान लीजिए 30 डिग्री आपका ये हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, क्या कहा था उसने, साउथ से हमें वेस्ट की ओर जाना है। इसने कहा था ऐसी ग्राफिकली वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट में, यानी कि दक्षिण के पश्चिम में 30 डिग्री आ गए। और कितना बताना था इसे, 40 किलोमीटर। तो यहां मान लीजिए ये डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, तो ये आपका हो गया 40 किलोमीटर, और ये आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आया। देखिए वेक्टर का जो चैप्टर है आपका, ये बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बस बेसिक से समझ के चलोगे तो बड़ी आसानी से आपके समझ में आएगा। पहला एग्जांपल आपके समझ में आ गया, हमें सिर्फ फिगर बनाना था। ग्राफिकली उसने कहा था 40 किलोमीटर डायरेक्शन दिखानी थी, जो हमने मान ली। इस पॉइंट को हम O कह देते हैं, ये इनिशियल पॉइंट, और P कह देते हैं इसका टर्मिनल पॉइंट, जहां पे हमें वेक्टर को फिनिश करना है। तो 40 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गई, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन इसकी हो गई साउथ टू वेस्ट एंड 30 डिग्री। ओके, तो पॉज करके इसे नोट करिए, एग्जांपल 2 को करते हैं। चलिए देखिए एग्जांपल 2 में आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। तो देखिए आपको बताने हैं स्केलर और वेक्टर कौन कौन से हैं। आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या 5 सेकंड में कोई डायरेक्शन की बात हो रही है? सेकंड समय ही तो है, टाइम ही तो है, जिसको हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं कि ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, स्केलर जिसे कहते हैं हम अदिश। ठीक है, क्योंकि हमने समझा दिया टॉपिक आपको। सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम यानी आयतन। क्या ये होता है कि आयतन यहाँ पे कुछ अलग होगा, दूसरी जगह कुछ अलग होगा, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद में इसने कहा 10 न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की होती है। डेफिनेटली ये बल है, और बल कैसे बताया था हमने, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें फोर्स लगाने के लिए डायरेक्शन चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में लगाना है। मालूम पड़ा कि फायदे की जगह नुकसान कर दिया, इसीलिए फोर्स क्या है, न्यूटन क्या है, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। क्लियर। उसके बाद में 30 किलोमीटर पर आवर, इसने कहा 30 किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड की बात कर रहा है। क्या इसने हमें ये बताया था कि हमें किस दिशा में जाना है, डायरेक्शन में जाना है? नहीं बताया, तो ये स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी, यानी कि आपका ये माना जाएगा अदिश राशि। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी आप कहोगे यार ये वेलोसिटी भी तो हो सकती है। वेलोसिटी अगर होगी तो उसमें देगा ये आपकी डायरेक्शन, तो ये क्या है, आपका स्केलर है। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहा इसने। इतनी फिजिक्स तो आपने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है
कि 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है ये आपका जो है घनत्व यानी डेंसिटी दे रखी है। आप जानते हो ना डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व जो होता है उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या द्रव्यमान और आयतन में किसी में भी आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है? नहीं दे रही ना, तो क्या हो जाएगी? स्केलर हो जाएगी। यानी कि हिंदी में मैंने लिखा है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी, हालांकि फिजिक्स में पढ़ोगे आप ये, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया? आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई, यानी कि अदिश। इसके बाद में बात आपकी आती है 20 मीटर पर सेकेंड। अरे ये तो वेलोसिटी थी, नहीं ये तो स्पीड थी। और टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या बन गई? वेलोसिटी, क्योंकि इसने बोल दिया डायरेक्शन कि हमें नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर जाना है। कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। खाली इसकी बात करें तो क्या होता है? ये आपकी क्या होती है? स्पीड होती है। क्या होती है? स्पीड होती है। लेकिन जब उसने डायरेक्शन जोड़ दी तो हमें एक निश्चित डायरेक्शन में जाना है। कितनी स्पीड से? इस स्पीड से। जब स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाए तो क्या होती है? वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं इसे हिंदी में? वेग। वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई? सदिश। तो आज इसमें आपके क्या हो गया? दो तो आपके सदिश हो गए, ये और ये। बाकी आपके सब स्केलर है। फोर्स है, ये भी आपकी सदिश राशि है। और जो आपका ये वेक्टर है, ये भी आपकी, सॉरी, ये आपका जो वेलोसिटी है, ये भी आपकी एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर है। क्लियर? बाकी सब आपकी जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल 3 करते हैं, इसको पॉज करके नोट करिए। एग्जांपल नंबर 3 ये कह रहा है, इन फिगर विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, इक्वल एंड कोइनिशियल। देखिए ये होते क्या है, मैंने आपको अभी समझाया था कि वेक्टरों के बारे में समझाया था, उसके बारे में तब मैंने आपको इन सबको डिफाइन कर दिया था कि होते क्या है। अब इनको फिगर में देख लेते हैं। फिगर इसने दे रखा है स्केल 1 यूनिट, यानी कि ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, टोटल 2 यूनिट ये हो गया, 1 और 1 ये भी 2 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट और ये 3 यूनिट। ठीक है, इसने साफ कहा है ये 1 और ये 1 और 1 इसने यूनिट दी है हमें इस पहले से। अब इसने कहा कॉलिनियर। मैंने आपको बताया था कॉलिनियर हम संरेख यानी उनको कहते हैं जो पैरेलल होते हैं। वो वेक्टर जो पैरेलल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉलिनियर या संरेख कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ए और सी दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ए और सी वेक्टर तो आपके कॉलिनियर कहलाएंगे ही कहलाएंगे। साथ में ये डी वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में है, चाहे उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, लेकिन वो है तो इसके पैरेलल, यानी इसको ऊपर बढ़ा दूं तो ये सी पे ओवरलैप कर जाएगा और साथ में ए के पैरेलल हो जाएगा। तो यानी ए के पैरेलल है तो सी के भी पैरेलल है। तो यानी कि, और मैंने आपको बताया था कॉलिनियर वेक्टर उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनके चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, चाहे उनकी डायरेक्शन कैसी भी हो, हमें सिर्फ मतलब है उनके पैरेलल होने से। अगर वो वेक्टर पैरेलल है तो उन्हें पैरेलल या कॉलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड इसका 3 है, इसका 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन इसके ऊपर है, इसके नीचे की तरफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम? पैरेलल वेक्टर यानी कॉलिनियर वेक्टर कहेंगे। तो ए, सी और डी आपके जो है क्या हो गए? कॉलिनियर वेक्टर हो गए। साथ में इसने कहा इक्वल वेक्टर की बात। इक्वल वेक्टर में क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो और जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स की सेम है और मैग्नीट्यूड भी फिगर से दिखाई दे रहा है। 1 यूनिट यानी ये 1 और ये 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो इसको क्या कहेंगे हम? तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और सी वेक्टर आपके क्या है? इक्वल वेक्टर्स हैं। अब बात आती है कोइनिशियल या सहआदिम की। देखिए सहआदिम या कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, ये बताया था मैंने आपको, एग्जांपल से और अच्छे समझ में आएगा कि जिन वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट सेम होता है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है ये एक इनिशियल पॉइंट है जो सी के लिए, डी के लिए और बी के लिए, इसकी डायरेक्शन जैसे दे रखी है, सी के लिए, डी के लिए और बी के लिए सेम डायरेक्शन है इनकी, सॉरी डायरेक्शन की कुछ भी है, सेम इनिशियल पॉइंट है इनका। जब किसी वेक्टर का या 2 या 3 या उससे भी अधिक वेक्टरों का अगर इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो इन्हें कोइनिशियल या सहआदिम वेक्टर कहते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक इनिशियल पॉइंट है सी, डी और बी के लिए, तो आप कहेंगे बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर आपके क्या हैं? ये आपके कोइनिशियल या सहआदिम वेक्टर्स हैं। ओके, बात समझ में आई आपको? कोइनिशियल क्या है? जिनका इनिशियल पॉइंट एक या टर्मिनल पॉइंट कुछ भी हो, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम कोइनिशियल कहते हैं। तो ये आपका आंसर निकल आया। को टर्मिनल भी होता है जहां पे सारे टर्मिनल पॉइंट मिल रहे हो एक जगह पे, उन्हें को टर्मिनल कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में चर्चा नहीं करेगी इसलिए मैंने उसको बताया नहीं आपको।
हालांकि समझा देता हूं। को इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट एक हो, को टर्मिनल यानी जिनका टर्मिनल पॉइंट एक हो, ये भी और ये भी, इन्हें कहते हैं को टर्मिनल। ठीक है, चलिए अभी इसकी बात करते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई? प्लीज अगर आपको ये समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको वेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं, आपकी एग्जांपल के साथ क्वेश्चन भी सारे कराऊंगा। ओके, तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।